topic of the discussion is business application of regression analysis. हमने रिग्रेशन एनालिसिस के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अलहदा तरीके से इंटरप्रेट किया, उनको समझने की कोशिश की। लेकिन जब हम एक बिज़नेस एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसमें अलहदा की बजाय हमें कंप्लीट पिक्चर लेनी होती है। तो इस मॉड्यूल में मैं कोशिश करूँगा कि एक कंप्लीट पिक्चर आपके सामने रख सकूँ, जिसमें मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स को सिर्फ अलहदा तौर पे ना पढ़ा जाए बल्कि उनको दूसरे रिज़ल्ट के साथ मिला के पढ़ा जाए। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है एक रिग्रेशन एनालिसिस का आउटपुट। ये डेटा फाइल है कस्टमर डीबेस, और इसमें टेबल नंबर 1 हमें बता रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्रेडिट कार्ड डेट है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसी टेबल नंबर 1 में मुझे पता चल रहा है कि हाउस होल्ड इनकम है। टेबल नंबर 2 में जब हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती है वो BAR की वेरिफिकेशन की है कि क्या BAR ठीक है, सेटिस्फाइड है। वैल्यूज़ आर स्क्वायर की 0.440 है, तो इसका मतलब है कि ये 0.02 से तो बहुत ऊपर है। BAR इज़ वेरी मच सेटिस्फाइड, उसमें कोई इशू नहीं है। सो वी कैन कैरी ऑन विद दी लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन जब हम बात करते हैं तो उसका एक मतलब ये भी होता है कि ये या तो एक अपवर्ड स्ट्रेट लाइन को यूज़ करते हुए ट्रेंड लाइन है, या डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन मौजूद है। और जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अगर हाउस होल्ड इनकम और क्रेडिट कार्ड के दरमियान में रिलेशनशिप स्टार्ट में अपवर्ड है तो वो एंड तक अपवर्ड ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली अगर स्टार्ट में इनका ट्रेंड डाउनवर्ड है तो ये एंड तक डाउनवर्ड ही रहेगा, चेंज नहीं आएगा। तो हमें रिग्रेशन में रिलेशनशिप में चेंज के हवाले से किसी वरी की ज़रूरत नहीं। ये लीनियर रिग्रेशन का मतलब। अब जब हम टेबल नंबर 4 को में आर स्क्वायर को दोबारा देखते हैं, और आपने किसी पुराने लेक्चर में ये भी देखा था कि आर स्क्वायर के काफ़ी यूजेज है। एक यूजेज उसका ये है कि ये पावर ऑफ द रिग्रेशन को भी बताता है। हमें ये बताता है कि जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम यूज़ कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करने के लिए, उस वेरिएबल में कितनी जान है फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इनकम को। आर स्क्वायर हैपन्स टू बी 44%, तो 44% तक डिपेंडेंट वेरिएबल जो क्रेडिट कार्ड डेट है वो रिस्पॉन्सिबल है, मेजर हो जाता है इनकम की मदद से। इसका मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड के कुछ और कंपोनेंट भी मौजूद है, सिर्फ इनकम ही उसमें चेंजेस की वजह नहीं है, बल्कि क्रेडिट कार्ड डेट किसी और वजह से भी बनता है। 44% तक सैलरी है, इनकम है, और 56% कुछ और एलिमेंट भी मौजूद है। तो यहाँ पे मैं जब एनालिसिस इसका करूँगा तो मैं अपने लिए एक फुटनोट में लिख लूँगा कि मुझे उन दूसरे कंपोनेंट की भी तलाश करनी है कि इनकम तो सिर्फ 44% है, हो सकता है कि कोई और वेरिएबल लाइक एजुकेशन, लाइक एक्सपीरियंस, लाइक उसका मैरिटल स्टेटस, लाइक उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन, या कोई और वेरिएबल मौजूद है जो उसको मेजर करने में उसमें हेल्प करता है। सो ये मेरा पहला फुटनोट होगा। तो और इस फुटनोट के नतीजे में जब मैं डिग डाउन एनालिसिस करूंगा तो मैं यहाँ पे उन वेरिएबल्स का भी एक लिस्ट कर लूंगा कि ये पॉसिबल वेरिएबल हो सकते हैं जिनके ऊपर क्रेडिट कार्ड का डेट डिपेंड करता है। फिर आगे मैं चलूंगा, आगे मैं देखता है टेबल नंबर 4 में अगर मैंने देखा तो सबसे पहले जो मुझे चीज़ नज़र आई, वाई इंटरसेप्ट यानी कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव है। जी, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि वाई इंटरसेप्ट होता क्या है? वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर रिग्रेशन लाइन वाई एक्सिस को टच कर रही है।
अब ये वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर हाउस होल्ड इनकम 0 है तो क्रेडिट कार्ड डेट या तो 0 होगा या 0 से भी नीचे चला जाएगा। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हाउस होल्ड इनकम है ही नहीं तो क्रेडिट कार्ड डेट जो है वो माइनस में चला गया। इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान में बड़ा स्ट्रांग रिलेशनशिप है इनकम में और क्रेडिट कार्ड डेट में। आगे पढ़ते हैं स्लोप की वैल्यू। स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव बड़ी अजीब बात हमें बता रहा है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि जब हाउस होल्ड इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट कार्ड डेट भी बढ़ेगा। आमतौर पे हम ये कहते हैं ना कि जब डेट वो लोग लेते हैं जो जिनके पास इनकम नहीं होती। लेकिन यहाँ पे तो मुझे एक डिफरेंट सूरत हाल नज़र आ रही है कि जो जो मेरी इनकम बढ़ती जा रही है मेरा क्रेडिट कार्ड डेट भी बढ़ता जा रहा है। अजीब बात है ना। तो मैं यहाँ पे दूसरा अपना क्वेश्चन मार्क यूज करूंगा और फुट नोट में लिखूंगा कि मुझे इसको डिग डाउन करने की जरूरत है कि ऐसा क्या है कि ये मेरी यूजुअल एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट जा रहा है। आमतौर पे होता तो ये है कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ डेट को नीचे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनकम के बढ़ने के साथ साथ डेट भी बढ़ता जा रहा है। अच्छा, मैं इसकी रीजन में अपने इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को यूज करते हुए ये भी लिख सकता हूँ कि हो सकता है कि जिनके पास इनकम ज्यादा से ज्यादा होती जाए वो क्रेडिट कार्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक पॉसिबल रीजन हो सकती है। ये भी रीजन हो सकती है कि डेटे में बहुत सारे आउटलायर मौजूद हैं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, कैलकुलेट नहीं हो रहा। ये भी हो सकता है कि डेटे में सबसेट मौजूद है जिनको हम इकट्ठा करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो रिजल्ट आपस में गड़बड़ हो गए हैं। यानी इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन अगर इस वैल्यू को मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो मुझे तो ये पता ही ना चलेगा कि मुझे इसको फर्दर डिग डाउन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन मार्क है वो मुझे फर्दर सोचने के ऊपर मजबूर करता है कि ऐसा क्यों है कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ क्रेडिट कार्ड डेट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो मैं अपने फुट नोट में लिखूंगा कि मैं इसकी सबसेट करके देख सकता हूँ, मैं दूसरे वेरिएबल को इस्तेमाल करके देख सकता हूँ, मैं ये देख सकता हूँ कि कहीं इसमें कोई आउटलायर तो मौजूद नहीं है, वगैरह वगैरह। फिर आगे चलते हैं। जब इसकी स्टैंडर्ड एरर की तरफ हम देखते हैं तो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू बहुत कम है। अगर मैं स्लोप की स्टैंडर्ड एरर देखूं तो 0.001 आ रही है, तो बहुत कम स्टैंडर्ड एरर। ये तो मुझे ये बताती है कि वैल्यूज बहुत कंसिस्टेंट है, आपस में एक दूसरे के बहुत करीब करीब है। उनके कॉन्फिडेंस इंटरवल में वैल्यू जो विड्थ है वो बहुत छोटी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि डेटे में आउटलायर के होने के चांसेस बहुत कम है। जो वैल्यूज कंसिस्टेंट है ना, अगर वैल्यूज कंसिस्टेंट ना होती तो आउटलायर की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी। तो इस कंसिस्टेंसी ने मुझे बताया कि वो जो मेरा पहले का ख्याल था कि शायद इस डेटे में आउटलायर है वो कोई इतना अच्छा ख्याल नहीं है। तो शायद इसकी वजह वो जो मैंने दूसरे सोचे थे कि डेटा में सबसेट हैं, मैंने उनको कंसीडर नहीं किया। हो सकता है वो सबसेट जेंडर की बेस पे बन रहे हो सकता है वो सबसेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बेस पे बन रहे हो सकता है वो सबसेट जॉब सेटिस्फेक्शन की वजह से बन रहे हो, वगैरह वगैरह। तो इन दूसरे चीज़ों की तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी की वैल्यू यानी स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू मुझे बता रही है कि आउटलायर के होने के चांसेस बहुत कम है। आगे हम चलते हैं। हम इनकी सिग्निफिकेंस की वैल्यू को देखते हैं। फॉर्चुनेटली सिग्निफिकेंस दोनों जगह पे मौजूद है। वाई इंटरसेप्ट यानी कांस्टेंट, ये भी सिग्निफिकेंट है, वैल्यू 0.05 से 0.01 से कम है। और स्लोप की वैल्यू ये भी कंसिस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी उससे कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट सिग्निफिकेंट है। अगर हम टेबल नंबर 3 एनोवा टेबल में देखें तो वहां पे होल्ड रिग्रेशन भी सिग्निफिकेंट है। तो यहां से हम अंदाजा लगाते हैं कि जो रिजल्ट हमें सैंपल की बेस पे नजर आ रहे हैं
टोटल में भी वही रिजल्ट जनरलाइजेबल हैं। कौन से रिजल्ट? स्लोप के रिजल्ट, वाई इंटरसेप्ट के रिजल्ट, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उनकी डायरेक्शन यानी पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू, ये सारे रिजल्ट हमें रिग्रेशन से नज़र आ रहे हैं ना। और ये सारे रिजल्ट हमने सैंपल की बेस पे कैलकुलेट किए हैं। लेकिन जब ये वैल्यूज़ अलहदा भी और होल रिग्रेशन भी सिग्निफिकेंट है, तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि जो रिजल्ट हमें अलहदा नज़र आ रहे हैं वो जनरलाइजेबल हैं। टोटल पॉपुलेशन के ऊपर भी अगर हम एनालिसिस करते, अगर पॉपुलेशन अवेलेबल होती और उसके ऊपर भी एनालिसिस करते, तो ऐसे ही रिजल्ट हमारे सामने आते। तो इस तरीके से हम एक रिग्रेशन को कंप्लीटली स्कैन करेंगे। आपने देखा मैंने मुख्तलिफ टेबल्स को बजाय अलहदा पढ़ने से उसको इकट्ठे पढ़ा, और उसके इकट्ठे पढ़ने से मुझे फ़ायदा क्या हुआ? मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे मुख्तलिफ वेरिएबल्स की समझ आनी शुरू हो गई, उस रिलेशनशिप की बेहतर तौर पे समझ आनी शुरू हुई, और मैंने एक बेहतर एनालिसिस की तरफ स्टेप इन किया। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।